हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। कल हमने जैसा कि कर लिया था कैपिटल गेन का पार्ट 2। आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ कैपिटल गेन। जी, पार्ट 3 ऑफ कैपिटल गेन हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि कल ऑल टॉपिक्स कंप्लीट हो गए थे कैपिटल गेन के एक्सेप्ट एग्जम्पशंस। मैंने आपको बताया था हम एग्जम्पशंस करने वाले हैं। दिस इज द टॉपिक जो बच्चों को लर्न नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम देता है, बट हम इसको इतना इजी बनाएंगे। आप इसके नोट्स जरूर फॉलो कीजिएगा प्लीज, क्योंकि इसके नोट्स जैसे क्रिस्प एंड क्लियर शॉर्ट में बने हुए ना, आपको लास्ट डे में रेफर करने में बहुत इजी होने वाले हैं। ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं कैपिटल गेन का अपना पार्ट नंबर 3। आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पहले मैं आपको कैपिटल गेन फर्दर पढ़ा रही हूँ, एट द एंड हम क्या करेंगे, कंप्लीट कैपिटल गेन रिवाइज करेंगे। जी कंप्लीट, डे 1 डे 2 एंड डे 3 आज का भी हम सारा का सारा कैपिटल गेन कंप्लीट रिवाइज कर लेंगे एक बार क्विक रिवीजन एंड में, और कल फिर से क्विक रिवीजन, तो आपके माइंड में बैठ जाएगा अच्छे से। तो सेकंड पार्ट तक अच्छे से देखिए, फिर इस पार्ट को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल तक हमने क्या सीखा था कि हमें कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना है। हमने कहा था, हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी। स्टेटमेंट में पहले थी सेल कंसिडरेशन, उसमें से हमने लेस करने थे ट्रांसफर एक्सपेंसेस। हमने क्या लेस करना था, ट्रांसफर एक्सपेंसेस। ट्रांसफर एक्सपेंसेस लेस करने के बाद क्या आ रहा था, नेट सेल कंसिडरेशन। उसके बाद हमने दो चीजें लेस करनी थी, एक तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर है शॉर्ट टर्म, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर है लॉन्ग टर्म, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर है शॉर्ट टर्म, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर है लॉन्ग टर्म। ये लेस करके हमारे पास क्या आ जाने वाला था, या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आने वाला था। ये हमने पढ़ा था। अब एक बात बताइए, क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया तो क्या हुआ, आया तो आपको इस पे टैक्स पे करना है। अब मैं एज एन असेसी, मैंने बेची बिल्डिंग, मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए, तो क्या मुझे कैपिटल गेन टैक्स देना जरूरी है। मैंने अपना घर बेच दिया, अब वो पैसे से मुझे अदर घर भी खरीदना है, तो अगर मैं वो घर में पैसा इन्वेस्ट कर दूंगी तो मैं कैपिटल टैक्स क्या दूंगी गवर्नमेंट को, है ना। तो गवर्नमेंट कहती है बहुत सारी ऐसे सेक्शंस हैं जिसके अंडर आप अपने कैपिटल गेन पे टैक्स देने से बच सकते हो। कैपिटल गेन पे टैक्स देने से बच सकते हो, प्रोवाइडेड उस अमाउंट को, कौन सा अमाउंट, जो अमाउंट या तो आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के थ्रू कमाया है, या फिर वो अमाउंट जो आपने नेट सेल कंसिडरेशन लिया है, वो हर सेक्शन में अलग आने वाला है। गवर्नमेंट कहती है अगर आप जो कंडीशंस हम आपको दे रहे हैं आप वो फुलफिल कर रहे हो, प्रोवाइडेड कि आप कहीं पैसा और इन्वेस्ट कर रहे हो जहां पे हम कह रहे हैं वहां इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या होगा, हम आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो हम देखेंगे, उसका आपको वो एग्जम्प्ट कर देंगे। मतलब उतने पैसे पे आपको टैक्स नहीं देना है, उतने पैसे से आपका माइनस हो जाएगा जितना आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। यही एक पॉइंट है। देखो यहां तक तो कोई भी चेंज नहीं है, इतना तो आपने कैलकुलेट करना ही करना है जो हमने कल तक पढ़ा था। फर्दर हम पढ़ रहे हैं कि किस सेक्शन के अंडर क्या डिडक्शन मिलने वाली है। प्लीज ध्यान दीजिए, मैं फिर से कह रही हूँ, किस सेक्शन के अंदर क्या डिडक्शन मिलने वाली है और डिडक्शन लेने की कंडीशन क्या है। अगर गवर्नमेंट की हमने दी हुई कंडीशन फुलफिल करी है तभी हमें डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहां तक तो सेम कैलकुलेशन है, उसके बाद नीचे डिडक्शन हो जाएगी, एग्जम्पशन हो जाएगी। सेक्शन कौन सा है वो भी हम देखेंगे कैसे कैसे मिलेगी। ठीक है, एज जो हमने कल तक पढ़ा यहाँ तक सेम होगा। डोंट वरी, कल मैं क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, एक एक टॉपिक पे क्वेश्चन लेकर आऊंगी मैं, क्योंकि कैपिटल गेन डिफिकल्ट लगता है, नो डाउट बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, तो मैं एक एक टॉपिक पे कल क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ आप लोगों को। ठीक है, जिसपे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होगा और मुझे लगा कि ये टॉपिक स्टिल इंपॉर्टेंट है तो मैं उस पर भी कोई ना कोई इलस्ट्रेशन बना के आपको सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एंड ये टेलीग्राम से प्लीज नोट्स जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 54 की एग्जम्पशन। सेक्शन 54, हमने कहा था कैपिटल गेन कब निकलता है, जब आप अपनी कुछ कैपिटल ऐसे ट्रांसफर करो, चाहे वो लॉन्ग टर्म है चाहे वो शॉर्ट टर्म है। अब मान लो सेक्शन 54 किससे डील करता है, सेक्शन 54 किससे डील करता है,
अगर मैंने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, क्या ट्रांसफर किया है? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ध्यान रखिए, हाउस प्रॉपर्टी में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती थी? या तो लेट आउट वाली प्रॉपर्टी या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली प्रॉपर्टी। बिजनेस वाली प्रॉपर्टी नहीं आती थी, क्योंकि बिजनेस वाली प्रॉपर्टी पीजीबीपी में चली गई। ठीक है, ध्यान दीजिए, सेक्शन 54 कब लगेगा? जब आपने क्या बेचा है? जब आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा है। ठीक है, ये पॉइंट पढ़ो, ये पॉइंट हो गया हमारा कवर। इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन लेने के लिए क्या चाहिए हमें? हमने क्या बेचा हो? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा हो। और वो किसने बेचा हो? कोई भी पर्सन बेच सकता है, 7 के 7 पर्सन में से? जी नहीं, ये एग्जम्पशन अवेलेबल है सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ को। देखो कहां से स्टार्ट हुआ पॉइंट? अगर किसी इंडिविजुअल और एचयूएफ ने क्या किया होगा? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल की होगी। क्या किया होगा? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल की होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, उसको कुछ ना कुछ कैपिटल गेन आया होगा। क्या सभी कैपिटल गेन, चाहे वो शॉर्ट आया या लॉन्ग आया, ये सभी के लिए एग्जम्पशन अवेलेबल है? जी नहीं। देखिए, ये आया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर देखिए, मैंने ऐसे बना रखा है कि आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा, डोंट वरी, अच्छे से पढ़िए। अगर किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ ने क्या, देखो थ्योरी से बन के याद हो जाएगा, अलग अलग पॉइंट्स भी आपको दिए हूं मैं, इजी हो जाएगा। अगर किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ ने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेचा है, और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेचने पे क्या हुआ है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ध्यान रखिए, शॉर्ट टर्म हुआ तो यहां पर नहीं आएगा। एक तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेचना जरूरी है, बिजनेस प्रॉपर्टी बेची है तो ये नहीं आएगा। अगर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है तो आएगा। ध्यान से इसको पढ़िए, क्योंकि आपको खुद फाइंड आउट करना है कि कौन से सेक्शन में इसको एग्जम्पशन मिल सकती है। वो आपको नहीं बताएगा सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग एग्जम्पशन दो, आपको खुद देखना पड़ेगा कि क्या ये कौन से सेक्शन की कंडीशन पूरी हो रही है, तो इसको कौन से सेक्शन के अंडर एग्जम्पशन मिलेगी। तो इसलिए कह रही हूँ, एक एक चीज मैं लर्न करवा रही हूँ, ध्यान से देखिए। इंडिविजुअल एचयूएफ ने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेचा, इंडिविजुअल एचयूएफ ने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेचा, और वो बेचने पे क्या आया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया। शॉर्ट टर्म की बात नहीं हो रही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया। सेकंड पॉइंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया मेरे पास, अब मैं टैक्स से बचने के लिए क्या करूं? गवर्नमेंट कहती है आप एक रेजिडेंशियल हाउस खरीद लो इन इंडिया में, उस कैपिटल गेन से आप एक रेजिडेंशियल हाउस खरीद लो। ध्यान रखिए, क्या खरीद लो? एक रेजिडेंशियल हाउस खरीद लो। इंडिया में एक एक वर्ड, कीवर्ड इस नोट्स में आपको मिलेगा। एक रेजिडेंशियल हाउस खरीद लो इन इंडिया में। अगर कैपिटल गेन आपको 2 हाउसेस, अगर क्या है अप टू 2 करोड़ तक आप कर सकते हो इन्वेस्ट। कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ तक है तो आपको ये मिल जाएगा। अगर आपका कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ तक है तो आपको इसमें एग्जम्पशन 54 में मिल जाएगी। और आपने क्या किया होना चाहिए? एक रेजिडेंशियल हाउस खरीदा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ होना चाहिए और 2 हाउसेस का कैपिटल गेन अलाउड है। ठीक है, अब कब करना है इन्वेस्ट? गवर्नमेंट ने कहा इंडिविजुअल एचयूएफ ने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची और उसको बेचने पे उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो हम एग्जम्पशन तब देंगे जब वो क्या करेगा? एक घर खरीदेगा, रेजिडेंशियल घर खरीदेगा। ध्यान रखिए, रेजिडेंशियल हाउस खरीदेगा इन इंडिया। परचेज कब करना है उसको? कब तक करना है? क्या 10 साल बाद भी कर लूं तो भी आगे मुझे डिडक्शन मिल जाएगी? जी नहीं, गवर्नमेंट कहती है आपको परचेज करना है या तो जब आपने घर बेचा। जब आपने क्या किया? जब आपने घर बेचा उससे 1 साल पहले ही खरीदा हो, उससे 1 साल पहले ही खरीदा हो विद इन, या फिर जब आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया उसके आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर के आफ्टर 2 ईयर तक आपने खरीद लिया हो। पीछे जाके 1 साल के अंदर अंदर खरीदा हो, आगे जाके 2 साल के अंदर अंदर खरीदा हो। लेकिन ये भी तो हो सकता है पर्सन कंस्ट्रक्ट करवाना चाहता है घर, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल का टाइम दिया गया है। एक इंडिविजुअल एचयूएफ ने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची और उसपे उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया। वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब एग्जम्प्ट हो सकता है? अगर उस इंडिविजुअल एचयूएफ ने क्या किया हो?
या तो घर को परचेज किया हो, कब परचेज किया हो, या तो पिछले 1 साल में डेट ऑफ ट्रांसफर से, या फिर विद इन 2 इयर्स नेक्स्ट वाले, या फिर अगर वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो कंस्ट्रक्शन में ज्यादा टाइम लगता है तो विद इन 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। अब तो उसको क्या मिलेगा, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी। कितना डिडक्शन मिल जाएगा, जितना उसने कैपिटल गेन इन्वेस्ट किया है। मान लो मेरा सारी स्टेटमेंट सोल्व करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज आ गया, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जो नया घर खरीदा सारी कंडीशंस पूरी करी, वो मैंने करी 5 लाख मैंने इन्वेस्ट किया, तो ओनली 5 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी और बचे हुए 5 लाख पे टैक्स लग जाएगा। अंडर सेक्शन 54 डिडक्शन ओनली कितनी मिलेगी, जितना आपका कैपिटल गेन था या फिर जितना आपने इन्वेस्ट किया, विच एवर इज लोअर। अगर 10 लाख था, अब ऑब्वियस सी बात है घर महंगे हो गए हैं, 10 लाख का कैपिटल गेन था, आपने कहीं ज्यादा इन्वेस्ट किया, तो जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना आपको अप टू मैक्सिमम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तक मिल जाएगा। अब एक बात बताओ, लोग क्या करने लगे, लोग डिडक्शन लेने के लिए प्लानिंग करने लगे। क्या प्लानिंग करने लगे, अभी तो खरीद लेते हैं, टैक्स बच जाएगा, फिर घर जाके बेच देंगे। गवर्नमेंट कहती है इतना इंटेलिजेंट बनना नहीं है, मेरे सामने इतना इंटेलिजेंट बनना नहीं है। अगर आपने विद इन 3 इयर्स, अगर आपने विद इन 3 इयर्स वो घर बेच दिया, तो जो आपने अमाउंट की एग्जम्पशन ली थी वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, देखो मैंने एग्जम्पशन ली 5 लाख की मान लो, और नया घर खरीद लिया मैंने 50 लाख का, तो गवर्नमेंट कह रही है जितनी आपने एग्जम्पशन ली थी ना, तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट में से लेस कर देंगे। अब आप कहोगे इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि जब आप दोबारा इस घर को बेचोगे तो आपकी कॉस्ट, हम चाहते हैं कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा हो ताकि सेल वैल्यू और कॉस्ट का डिफरेंस कम आए। गवर्नमेंट ने क्या करवा दिया, आपकी कॉस्ट कम करवा दी। कॉस्ट कम हुई तो क्या हो गया, कैपिटल गेन ज्यादा आएगा। तो गवर्नमेंट कह रही है, दोबारा सुनो, दोबारा बोल रही हूं मैं, अगर आपने विद इन 3 इयर्स उसको ट्रांसफर कर दिया, तो गवर्नमेंट कह रही है जो आपने नया खरीदा था ट्रांसफर करके, उसकी कॉस्ट में से लेस कर दो उतना ही। कॉस्ट में से लेस करने का क्या बेनिफिट है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को ये बेनिफिट है जब आप आगे दोबारा इस एसेट को बेचोगे तो इस एसेट की कॉस्ट कम हो गई, जितनी कॉस्ट कम हुई उतना गेन ज्यादा आएगा, जितना गेन ज्यादा आएगा उतना टैक्स ज्यादा लगेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशन एज पर योर एग्जाम। तो मैं जितना डेप्थ में जा सकती हूँ मैं जा रही हूँ, क्योंकि एग्जाम्पशन का टॉपिक डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, हमने क्या कहा, एक इंडिविजुअल एचयूएफ ने क्या किया, हाउस प्रॉपर्टी को बेचा, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेचा, करेक्ट करते जाइए। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेचने पर उसको क्या हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। शॉर्ट टर्म की बात करने का नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को उसने क्या किया, गवर्नमेंट कह रही है डिडक्शन तो हम देंगे, डोंट वरी, देंगे देंगे, बट डिडक्शन लेने के लिए आपको क्या करना है, डिडक्शन लेने के लिए आपको क्या करना है, एक नया घर खरीदना है, एक नया घर, एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी है, वन हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी है, वन खरीदनी है। यहाँ आपको रिडक्शन मिलेगी अगर आपका कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ है। ठीक है, आपको वन रेजिडेंशियल हाउस खरीदना है, हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी है। कब खरीदनी है, जिस डेट पे आपने ट्रांसफर किया वो हो गई आपकी कट ऑफ डेट, या तो उससे 1 साल पहले पहले खरीदी हो तो भी मिल जाएगा, या विद इन 2 इयर्स खरीदी हो वो भी मिल जाएगा, या फिर आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई हो विद इन 3 इयर्स वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन लोगों ने करी प्लानिंग करी, डिडक्शन लेके घर बेच दिया। गवर्नमेंट कहती है शाना बनने का नहीं, मैं क्या करूंगा, गवर्नमेंट कहती है मैं क्या करने वाली हूँ, मैं क्या करूंगी, जो आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी आपकी नई एसेट की उसमें से लेस कर दूंगी, ताकि जब आप बेचोगे फिर आपका लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइए, अब एग्जाम्पशन कितनी थी ये मैंने आपको बता दी, कैपिटल गेन या अमाउंट इन्वेस्टेड, दोनों में से जो लोअर है ऑब्वियस सी बात है। अब ये तो नहीं कह सकते ना आपने 10 लाख का मैंने कैपिटल गेन कमाया, मैंने घर में इन्वेस्ट कर दी 15 लाख, 5 लाख का मुझे रिफंड दो, नहीं, गवर्नमेंट कहते हैं लिमिटेड चलो। ठीक है, उसके बाद कुछ छोटे छोटे पॉइंट जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर उसने क्या करा, बंदे ने 2 फ्लैट्स खरीद दिए, एडजेसेंट फ्लैट, एडजेसेंट फ्लैट का मतलब क्या होता है, एक दीवार पड़ी हुई है बीच में कॉमन भी है एरिया, एडजेसेंट आसपास साथ साथ लग रहे हैं, उसको भी हम वन रेजिडेंशियल हाउस मान लेंगे। ये नहीं कहेंगे कि 2 घर खरीदे हैं, अगर 2 एडजेसेंट फ्लैट तो उसको 1 हाउस ही माना जाएगा। आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो ये माना जाएगा कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। आई होप आपको सेक्शन 54 की ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद चलिए
54 किस पे लगा था? घर बेच के घर खरीदा, घर बेच के घर खरीदा। अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये मैं धीरे धीरे ही करवाने वाली हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी को भी कंफ्यूजन हो इसमें। इस पॉइंट में कंफ्यूजन बहुत रहती है, इसलिए धीरे से प्यार से पढ़ते चलिए ताकि आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है, एक बार फटाफट से माइंड में रिकॉल कर लीजिए, तब तक मैं 1 मिनट वाटर ले लूं। ठीक है, हमने पढ़ा सेक्शन 54। लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट सेक्शन। मैं फिर से बता रही हूं, मैं ना तो मैंने सैलरी में कोई कॉम्प्रोमाइज करा, ना मैं इस चैप्टर में कोई कॉम्प्रोमाइज करूंगी। जितना जनरली स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मैंने देखा है बुक्स में कम होते हैं सेक्शंस, बट मैं आपको कैपिटल गेन कंप्लीट करवा रही हूँ। एक्स्ट्रा पढ़ो, सेफ रहो। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आया सेक्शन 54B। सेक्शन 54B, सेक्शन 54B किसकी बात कर रहा है? सेक्शन 54B कह रहा है अगर किसी पर्सन ने कैपिटल गेन कमाया है, कौन सा कैपिटल गेन कमाया है? शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, लेकिन किस चीज से कमाया है? थ्योरी सेम चलेगी सब में, सिर्फ पॉइंट कंडीशंस बदलती जाएंगी। इंडिविजुअल एचयूएफ ने ही कमाया हो। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, एक बात बताओ, क्या रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे कमाया हो तो हम डिडक्शन देखते? जी नहीं, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो कैपिटल गेन कहां से आएगा? पढ़ा था ना हमने कुछ चीजों पे कि जो कैपिटल एसेट नहीं है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, तो वो खत्म हो गया। यहाँ किसकी बात हो रही है? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड की। अगर किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ ने क्या किया? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के थ्रू क्या कमाया? शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म भी, ये याद रखना पड़ेगा किस सेक्शन में शॉर्ट टर्म था किसमें लॉन्ग, इसलिए बार बार रिपीट करवा रही हूँ। एग्रीकल्चरल लैंड के थ्रू शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। और ये लैंड कौन सी है? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। व्हाई इट इज अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड? क्योंकि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट है ही नहीं तो गेन ही नहीं आया, गेन ही नहीं आया तो एग्जम्पशन किस काम की? ठीक है, इंडिविजुअल एचयूएफ ने क्या बेचा? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। लैंड बेच के क्या कमाया? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, लेकिन उसको आगे क्या खरीदना है जिसे डिडक्शन देंगे? एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना है। ध्यान रखिए, इट्स नॉट एनी कंडीशन आपको कौन सी एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी है, इट इज जस्ट एग्रीकल्चरल लैंड खरीदनी है। कब तक खरीदनी है? विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। कंडीशन ध्यान से पढ़िए। इंडिविजुअल एचयूएफ ने रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचा हो। ठीक है, उसके थ्रू क्या कमाया हो? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, लेकिन वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया? अगर एग्जाम्पशन लेनी है तो आपने एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट किया हो। कब तक किया हो? विद इन 2 years। पीछे कब तक करना था? पास्ट का 1 -1 +2 +3, ऐसे याद रखो। पीछे वाले को याद रखो, -1 +2 +3। पीछे के साल में खरीदाओ, आगे के 2 सालों में खरीदाओ, आगे के 3 सालों में कंस्ट्रक्ट कराओ। ओके, डन। ठीक है, विद इन 2 years खरीदा हो। अगर उसने खरीद के बेच दिया तो सेम पॉइंट, बेच दिया तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आगे जब भी वो बेचेगा ज्यादा कैपिटल गेन आएगा। कैसे आएगा ज्यादा कैपिटल गेन? क्योंकि जितनी कॉस्ट कम, सेल वैल्यू और कॉस्ट का डिफरेंस बढ़ता जाएगा गेन में। ठीक है, तो ध्यान रखिए हमने क्या पढ़ा? इंडिविजुअल एचयूएफ ने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया है, और उसके थ्रू क्या खरीदा है? एग्रीकल्चर लैंड। ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है तो आपको रिकॉल करना है, ये 54B के अंदर आएगा। ये किसमें आएगा? 54B के अंदर आएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स बिल्कुल सेम है। कितना कितना डिडक्शन मिलेगा? जितना कैपिटल गेन इन्वेस्ट किया और अमाउंट जितना था मैक्सिमम उतना ही। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ये मान लिया जाएगा कि ओके आपने खरीद लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 54 क्या कहता था? 54 क्या कहता था? 54 वर टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिविजुअल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। 54B कर रहा है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच के एग्रीकल्चर लैंड खरीदी हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट।
मैंने 3-3 का कॉम्बिनेशन क्यों बनाया, आप ये भी बाद में ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ कंडीशन सिमिलर है, फिर 3 अलग सिमिलर, फिर 3 थोड़ा सिमिलर, आपको पता लगेगा, ये आपको एज ए 3-3 का आपको कॉम्बिनेशन लर्न हो जाएगा। देखिए फिर आया सेक्शन 54D। 54D क्या कहता है, किसी भी पर्सन ने, ध्यान रखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था, इंडिविजुअल और एचयूएफ ने। 54D क्या कह रहे हैं, डी फॉर डॉग, बी की तो हम बात कर चुके हैं। 54D क्या कह रहा है, किसी भी पर्सन ने, वहां पहले दो में क्या था, इंडिविजुअल और एचयूएफ ने, यहाँ क्या कह रहा है, किसी भी पर्सन ने कंपल्सरी एग्रीकल्चर लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट, कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है, कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया ना, हमने पढ़ा था कंपल्सरी एक्विजिशन गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है। अगर गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, कंपल्सरी एक्विजिशन किसका कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया, लैंड एंड बिल्डिंग का। कौन सी लैंड एंड बिल्डिंग का, इंडस्ट्रियल यूनिट की लैंड एंड बिल्डिंग का। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, सिंगल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि आपको बाकी स्टूडेंट से कुछ डिफरेंट लिखना है। अगर आप वही राम कहानी कथा लिख कर आओगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। थोड़ा डिफरेंट चलिए, बी स्पेसिफिक इन योर एग्जाम, ताकि आपको मार्क्स मिल सके। ठीक है, मैंने देखा है आंसर शीट में, टॉपर्स के आंसर शीट आपको पता होगा ना, कुछ डिफरेंट ही होती है। ऐसे नहीं आप कह सकते कि पार्शियलिटी कर दी उन्होंने, है ना, मूड था, नहीं, आप कभी भी उठा के देखो, समथिंग डिफरेंट इज अवेलेबल इन द टॉपर्स आंसर शीट। ठीक है, यहाँ किसकी बात हो रही है, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। कौन सी लैंड एंड बिल्डिंग, कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग नहीं, इंडस्ट्रियल यूनिट की लैंड एंड बिल्डिंग। और उसपे क्या मिला हो, लॉन्ग टर्म भी कैपिटल गेन हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है। तो हमने ये तो कमा लिया, अब आगे हम कहाँ इन्वेस्ट करें, लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट में ही। जो बेचा वही खरीदो, जो बेचा वही खरीदो। सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड में क्या था, अर्बन बेच के कोई भी एग्रीकल्चर लैंड खरीदो। ठीक है, कब तक खरीदनी है, विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। पहले में क्या था, -1 +2 +3, फिर था ओनली +2, फिर +3, दोनों हमने कवर करना है। देखो माइनस वाला तो खत्म कर दो, फिर आया +2। लर्न करने के मेथड्स ढूंढो, रिकॉल करने के। सबसे पहले हमने पढ़ा -1 +2 +3, -1 तो यही कट गया। नेक्स्ट सेक्शन में गए तो ये हो गया, थर्ड सेक्शन में गए तो ये हो गया। सिंपल वे ऑफ लर्निंग। अभी मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी, बट जाते जाते बताऊंगी। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। अभी within 3 years from the date of transfer, within 3 years from the date of transfer। ठीक है, उसके बाद देखिए विड्रॉल, सेम केस। ये तीनों केस मैंने एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि अगर विड्रॉल किया तो सेम पोजीशन है, कॉस्ट ऑफ एसेट में से लेस हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एसेट में से लेस हो जाएगा, बिल्कुल लेस हो जाएगा। उसके बाद चलिए 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 चलिए, कितना लेस होगा, सेम कैपिटल गेन जितना था या फिर जितना आपने इन्वेस्ट किया, विच एवर इज लोअर। आप यहाँ से मेरे नोट्स को समझने की कोशिश करिए। अगर मैंने एरो का साइन नीचे लगाया इट मींस लोअर, अगर मैं एरो का साइन ऊपर लगा रही हूँ इट मींस हायर। लोअर वाला सिंपल, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी तो मान लिया जाएगा कि आप डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो। आई होप आपको ये तीनों सेक्शन लर्न हो गए होंगे। अगर अच्छा लग रहा है, कुछ डिफरेंट लग रहा है, कोई बेनिफिट लग रहा है तो कंजूसी मत कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मुझे भी तो पता लगे ना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, है ना। मेरे को भी 2 वे कनेक्शन चाहिए, समझिए। अभी मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ाई जा रही हूँ, बट हाँ कुछ 1-2 स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से रेगुलरली डाउट पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे देन इट विल बी 2 वे कम्युनिकेशन। मैं थोड़ा और इम्प्रूव कर पाऊंगी। इम्प्रूव करना मतलब मैं थोड़ा और कुछ बेटर सोच पाऊंगी आप लोगों के लिए कि किस और तरीके से आप लोगों की ज्यादा हेल्प की जा सकती है ना। तो मेरे माइंड में भी आएगा ना, बच्चे रिस्पोंड कर रहे हैं, मैं किस हिसाब से इनको और ज्यादा बेनिफिट पहुंचाऊं। ठीक है, अभी बहुत कुछ आएगा, डोंट वरी, बहुत कुछ लाने वाली हूँ मैं इस चैनल पे। कॉमर्स, जो भी ऑप्शनल वाले कॉमर्स बच्चे हैं ना, दिस चैनल विल प्रोवाइड एवरीथिंग एट वन प्लेस। आपको पूरा कॉमर्स ऑप्शनल में यहाँ पे करवाने वाली हूँ एट फ्री ऑफ कॉस्ट। ध्यान रखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा कॉमर्स ऑप्शनल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे या कुछ भी हो, लास्ट डे रिवीजन, एग्जाम के लिए भी लास्ट डे रिवीजन चाहिए तो मुझे पहले बताना, लाइव बैठ के रिवाइज भी करवाती हूँ मैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो हम लाइव रिवाइज भी कर लेंगे 1 डे में। बहुत कुछ है, डोंट वरी, चलते चलिए।
अभी तो फैमिली स्टार्ट हुई है, फैमिली को ग्रो करना हमारे हाथ में है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपने 3 सेक्शन हमने पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़े? सेक्शन 54, 54 बी एंड 54 डी। अब चलिए, अब थोड़ा डिफरेंट मोड आने वाला है। वो तीनों में सेम सेम मोड लगा ना आपको, कुछ सेम सेम है क्या बेचे? कहानी सेम थी ना, अब कहानी में थोड़ा चेंज आने वाला है। चलो ठीक है, अब चलो उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 54 ई सी। चलो रिवाइज करो एक बार फटाफट से। 54 क्या था? रेजिडेंशियल हाउस बेच के रेजिडेंशियल हाउस खरीदना। 54 बी क्या था? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच के एग्रीकल्चर लैंड खरीदना। और डी में क्या था? लैंड एंड बिल्डिंग जो कंपल्सरी एक्वायर हुई है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में, सेम खरीदना इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में। अब आ रहा है सेक्शन 54 ई सी। सेक्शन 54 ई सी, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये किस पे अप्लाई होगा? अगर किसी भी पर्सन ने पीछे 2 में इंडिविजुअल एचयूएफ था, कंपल्सरी एक्विजिशन में कोई भी पर्सन था। 54 ईसी भी क्या कह रहा है? किसी भी पर्सन ने लैंड या बिल्डिंग बेचा है। किसी भी पर्सन ने क्या बेचा है? लैंड या बिल्डिंग बेचा है। लैंड या बिल्डिंग बेच के क्या कमाया है? एलटीसीजी कमाया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया है। किसी पर्सन ने क्या बेचा? लैंड या बिल्डिंग बेचा। लैंड या बिल्डिंग बेच के कौन सा गेन कमाया? ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पीछे वाली शीट में क्या था? एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दोनों में कोई भी थे, दोनों में दोनों थे, है ना। देखिए एक बार, ये दोनों में दोनों थे। बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इस शीट के जो तीनों सेक्शन चलेंगे, तीनों में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात होने वाली है। किसी भी पर्सन ने लैंड या बिल्डिंग को बेचा, किसी भी पर्सन ने क्या किया? लैंड या बिल्डिंग को बेचा। वो लैंड या बिल्डिंग बेच के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया तो क्या होगा? क्या खरीदना है? आपको पता है कहीं तो पैसा लगवाएगी गवर्नमेंट आपका। ये कह रहा है अगर बॉन्ड्स ऑफ, किसके बॉन्ड? बॉन्ड्स जो डिबेंचर की तरह होते हैं। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नहाई, RECL के रिडीमेबल बॉन्ड 5 साल के बाद वाले, नहाई और RECL के बॉन्ड खरीदे हो। कौन से? वो बॉन्ड खरीदे हो जो 5 इयर्स के बाद रिडीम होने वाले हैं। वो बॉन्ड्स खरीदे हो जो 5 ईयर के बाद रिडीम होने वाले हैं। तो आपका क्या एग्जम्पशन हो जाएगा? कैपिटल गेन, जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया, जितना कैपिटल गेन था। लेकिन मैक्सिमम लिमिट 50 लाख। पीछे हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर जितना अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन है उतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बट इन दिस केस क्या हो रहा है? वो कह रहा है 3 लिमिट हो गई। मैक्सिमम कितनी? मैक्सिमम 50 लाख। मैक्सिमम 50 लाख। अगर आपने क्या किया, मैक्सिमम इन टोटल 50 लाख लिमिट हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर आपने क्या करा, अगर आपने वो खरीद के फिर दोबारा से 5 साल के अंदर अंदर बेच दिए, रिडीमेबल से पहले ही बेच दिए, क्योंकि 5 साल के बाद तो वो खुद रिडीम हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने आपको अगर 5 साल का टाइम दिया है तो ब्लॉक करने के लिए दिया होगा ना। बट आप तो सियाने निकले, आप तो 2 साल में बेच के निकल गए। तो गवर्नमेंट कहती है सियाना बनने का नहीं, सियाना बनने का नहीं। तो क्या कहती है गवर्नमेंट? जितना अमाउंट एग्जम्प्ट किया था उस पे हम दोबारा से टैक्स ले लेंगे। ध्यान रखिए, पीछे हमने क्या पढ़ा था? कॉस्ट ऑफ एसेट में से लेस करके फिर नेक्स्ट सेल के थ्रू लेंगे। बट यहाँ क्या कह रही है गवर्नमेंट? जितना आपने कैपिटल गेन एग्जम्प्ट किया था उस पे दोबारा से टैक्स ले लेंगे, उस पे दोबारा से टैक्स ले लेंगे। ध्यान रखिए क्या पढ़ा हमने? किसी भी पर्सन ने क्या किया? क्या बेचा? लैंड या बिल्डिंग बेची। लैंड या बिल्डिंग बेच के क्या कमाया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया। उसके थ्रू कहाँ इन्वेस्ट किया? नहाई और RECL के बॉन्ड खरीदे 5 इयर्स रिडीम वाले। 5 ईयर से पहले ही बेच दोगे तो गवर्नमेंट कह रही दोबारा टैक्स ले लेंगे। लेकिन एग्जम्पशन की अमाउंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस? एग्जम्पशन की अमाउंट। कितना एग्जम्पशन पॉइंट है? कैपिटल गेन, इन्वेस्टमेंट और 50 लाख विच एवर इज लोअर। मतलब 50 लाख से ऊपर तो आप बिल्कुल भी जा नहीं पाओगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो बेस सबके सेम है, एक कहानी बना के लर्न करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद चलिए, चलिए अब टाइम लिमिट क्या है एग्जम्पशन की? 6 मंथ। 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर।
6 महीने के अंदर अंदर बॉन्ड खरीद लो, क्योंकि बॉन्ड खरीदना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है। 6 मंथ्स के अंदर अंदर ट्रांसफर खरीद लो। अदर पॉइंट, अगर कन्वर्जन हुआ है, अब एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है मैंने वो लैंड एंड बिल्डिंग का ट्रांसफर मान रही हूँ यहाँ पे जो स्टॉक में कन्वर्ट होगी, वो भी तो ट्रांसफर होगी, उसका भी तो मुझे कैपिटल गेन बचाना है। तो गवर्नमेंट कहती है इन्वेस्ट कब से करना है, जिस दिन स्टॉक बिका। ट्रांसफर तो पहले ही हो जाता है जिस दिन कन्वर्ट हो गया, लेकिन कल मैंने आपको बताया था जिस दिन स्टॉक मिला गवर्नमेंट उस दिन आपको कैपिटल गेन मांगती है। तो उस डेट से 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना है, खरीद लेना है। 6 महीने के अंदर अंदर आपको खरीद लेना है। हमने क्या पढ़ा, 54EC पढ़ा। पहले हमने क्या देखा था, 54, 54B, 54D। अब हमने पढ़ा 54EC। लैंड बिल्डिंग बेच के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आना चाहिए ना हाई और RESL के बॉन्ड खरीदने विद इन 6 मंथ्स। डिडक्शन की अमाउंट इन्वेस्टेड, कैपिटल गेन 50 लाख, विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट पढ़िए, एनी पर्सन, किसी भी पर्सन ने कोई भी कैपिटल एसेट बेचा हो, ध्यान रखिए, अगर लैंड बिल्डिंग बेच के नहाई RECL खरीदा है तो 54EC। अगर कोई भी कैपिटल एसेट बेच के स्पेसिफाइड यूनिट खरीदी है, फंड, कोई स्पेसिफाइड फंड जो गवर्नमेंट बताएगी, लैंड बिल्डिंग बेच के नहाई RCL में EC, लेकिन एनी कैपिटल एसेट बेच के स्पेसिफाइड फंड खरीदा तो क्या हो जाएगा, सेम जितना आपने इन्वेस्ट किया, कैपिटल गेन 50 लाख, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। जितना कैपिटल गेन आया और जितना आपने इन्वेस्ट किया, दोनों में से जो लोअर है वो क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। 54EE की बात हो रही है। इसी में क्या था, इसी में क्या था, जल्दी याद दिलाओ, मुझे याद नहीं आ रहा, आप बताओगे मुझे, चलो फटाफट से। इसी में क्या था, लैंड बिल्डिंग बेच के, वेरी गुड, लैंड बिल्डिंग बेच के नहाई RECL के बॉन्ड खरीदे। 54EE में क्या है, कुछ भी बेचो, कुछ भी बेच दो, कुछ भी बेचो, कोई भी कुछ भी का मतलब कैपिटल एसेट, कोई भी कैपिटल एसेट बेचो, बट वो यूनिट्स खरीदो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड फंड की बताई हैं। इन्वेस्टमेंट, सेम इन्वेस्टमेंट की बात हो रहा है, कैपिटल गेन, इन्वेस्टमेंट और 50 लाख, विच एवर इज लोअर। कब तक खरीदना है, विद इन 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ, बिल्कुल सेम सेम बात। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे क्या था, डिफरेंस ये था, लैंड बिल्डिंग बेच के ना हाई RCL खरीदना है, एनी कैपिटल एसेट बेच के वो फंड खरीदना है जो गवर्नमेंट बता रही है। ठीक है, उसके बाद थर्ड, इसका थर्ड कहता है 54F। 54F कहता है इंडिविजुअल HUF ने, फिर से इंडिविजुअल HUF पे आ गए हम, इंडिविजुअल HUF ने कैपिटल एसेट बेची हो अदर देन रेजिडेंशियल हाउस। अब एक बात बताओ, अदर देन रेजिडेंशियल हाउस की बात कर रहा है, रेजिडेंशियल हाउस की बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि रेजिडेंशियल हाउस तो हम पहले पढ़ चुके हैं। रेजिडेंशियल हाउस बेच के रेजिडेंशियल हाउस खरीदते तो सेक्शन 54, अगर कुछ भी बेच के रेजिडेंशियल हाउस खरीदोगे तो 54F। ध्यान दीजिए, मैं लिंकेज भी करवा रही हूँ। रेजिडेंशियल हाउस बेच के रेजिडेंशियल हाउस खरीदते तो सेक्शन 54 था। यहाँ पे क्या है, कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस बेच के रेजिडेंशियल हाउस खरीद रहे हो तो क्या हो जाएगा, सेक्शन 54F। अब एक बात बताओ, सिर्फ ये इंडिविजुअल HUF को क्यों दिया गया है, हमने पढ़ा था ना हाउस प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी कौन खरीद सकता है, घर में रह कौन सकता है, इंडिविजुअल HUF तो खरीद सकते हैं, अदर क्या 5% कंपनी आगे खुद रहेगी रेंट के घर में, पॉसिबल नहीं है। इसलिए लॉजिकली चलो, सो दैट रट्टा आपको कम लगाने पड़े। ठीक है, इंडिविजुअल HUF के केस में लग रहा है ये, कोई भी एसेट बेच के अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, तो रेजिडेंशियल हाउस खरीद रहे हो लेकिन वो लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, जितना कैपिटल गेन हुआ, जितना आपने इन्वेस्ट किया उसमें से लोअर को डिडक्ट, नहीं, दिस सेक्शन इज डिफरेंट, इसमें कुछ फॉर्मूला लगेगा। तो मैंने एक चीज और बताती हूँ आपको, आपके लर्न करने के लिए मुझे ये जरूर बताना, आपको छोटी छोटी ट्रिक्स अच्छी लग रही है लर्न करने की, ये जरूर बताना। ठीक है, F4 फॉर्मूला, जब 54F की डिडक्शन मिलेगी तो फॉर्मूले के थ्रू मिलेगी, ये है तरीका लर्न करने का। फाइंड द वेज जिससे आपको इंटरेस्टिंग बन जाए स्टडी। बोझ लेके करोगे, इफ यू आर टेकिंग इट एज अ बोझ ऑन योर हेड तो नहीं होने वाला, इंटरेस्टिंग बनाओ, मजे करो। चलो, 54F में डिडक्शन कब मिलेगी, डायरेक्ट नहीं मिलेगी कि जितना मैंने इन्वेस्ट किया कैपिटल गेन कमाया, जी नहीं, कब मिलेगी, जब आपने पहले फॉर्मूला लगाना है।
54F क्या कह रहा था? अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, हाउस प्रॉपर्टी बेच के कुछ और खरीदा है। अगर हाउस बेच के हाउस खरीदा तो 54F, कुछ और बेच के हाउस खरीदा तो, कुछ और बेच के हाउस खरीदा तो 54F की बात कर रहा है। अब कितना देखो, अब इसको ध्यान से समझना, मैं आपको समझा रही हूं। अभी मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको कंपैरिजन करवाऊंगी 54F में कैसे मिलती है डिडक्शन और इसमें कैसे मिलती है। मैं फॉर द सेक ऑफ इजीनेस थोड़ा कम इजी लेके चल रही हूँ, ठीक है। नेट सेल कंसिडरेशन हो गया 8 लाख का, ठीक है। उसके बाद पोस्ट वगैरह मान लो मैंने रेस्ट कर दी, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सब मैंने, क्योंकि लॉन्ग टर्म चाहिए ना, ध्यान रखिए लॉन्ग टर्म चाहिए तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करनी है। मान लो 3 लाख लेस कर दी, ठीक है। यहाँ मेरे पास क्या आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 5 लाख का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया? 5 लाख का। सेम यहाँ मैंने क्या बेचा था? हाउस प्रॉपर्टी बेच के हाउस प्रॉपर्टी खरीदा। यहाँ भी देखिए, यहाँ तो मिलेगी सेक्शन 54 की डिडक्शन। अगर मैंने कैपिटल एसेट बेची अदर देन हाउस प्रॉपर्टी और खरीद लिया हाउस प्रॉपर्टी, सेम पॉइंट चाह रही हूं मैं आपको सिर्फ कंपैरिजन करवाना चाह रही हूं। सेल कंसिडरेशन 10 लाख, ट्रांसफर एक्सपेंसेस 2 लाख। ये जीरो का खेल आप खेल लेना, मैं आपको समझा रही हूँ जस्ट, ठीक है। 5 लाख क्या आ गया हमारे पास? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब देखो, मैंने कहा था सेक्शन 54 में एग्जम्पशन कब मिलेगी? जब घर बेच के घर खरीदोगे। लेकिन 54F में कब मिलेगी? जब कुछ और बेच के घर खरीदोगे। घर बेच के घर खरीदो तो 54 में आ गए। यहाँ पे कितने डिडक्शन मिली थी? मान लो मैं आपको बता रही हूँ, मान लो मैंने इन्वेस्ट किया 3 लाख, मैंने इन्वेस्ट किया 3 लाख, तो यहां मुझे डिडक्शन कितनी मिलेगी? जितना मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया या फिर जितना गेन था, विच एवर इज लोअर, तो यहां मुझे मिल जाएगी 3 लाख की डिडक्शन। यहाँ तो कुछ भी नहीं पढ़ा हमने ऐसा, ठीक है। या ये बन गई अंडर सेक्शन 54। अब 54F में कितनी मिलेगी? 54F देखो, 54F का लॉजिक क्या है? 54F कहता है आपको कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना नहीं है, आपको नेट सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना है। ध्यान रखिए, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करवा रहा है, वो कह रहा है गेन इन्वेस्ट करना नहीं है आपको। यहाँ पे नेट सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करवा रहा है। अगर आप क्या करोगे? अगर आप 5 लाख की डिडक्शन चाहते हो तो आपको 8 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट। अगर आप 5 लाख की डिडक्शन चाहते हो तो आपको 8 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, छोटे होते हम इक्वेशन पढ़ते थे, 8 लाख अगर इन्वेस्ट किया तो कितने की डिडक्शन मिलेगी? 5 लाख की इन्वेस्ट मिलेगी, है ना। तो 1 की कितनी होगी? 5 लाख अपॉन 8 लाख। लेकिन हमने तो कितना किया? ओनली 3 लाख का किया है, तो डिडक्शन प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। डिडक्शन प्रोपोर्शनेट हो जाएगी 1,87,500। ध्यान रखिए 54F में डिडक्शन कम क्यों मिल रही है? क्योंकि ये नेट सेल कंसिडरेशन आपसे इन्वेस्ट करवाना चाह रहा है। तो फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला क्या हो गया? जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है डिवाइड करो नेट सेल कंसिडरेशन से, इनटू आपने जितना इन्वेस्ट किया। अगर ऑब्वियसली बात है, अगर मैं 8 का 8 लाख इन्वेस्ट कर देती तो 5 का 5 लाख एग्जाम्पल हो जाता। गवर्नमेंट का पर्पज है ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करवाना इस केस में, वहां तो सीधा जितना इन्वेस्ट किया या फिर कैपिटल गेन था, विच एवर इज लोअर। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है 54F। 54F क्या कह रहा है? फॉर्मूला लगा के इन्वेस्ट करना है। फॉर्मूला क्या लगेगा? प्रोपोर्शनेट ऑफ नेट सेल कंसिडरेशन, प्रोपोर्शनेट ऑफ नेट सेल कंसिडरेशन, उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। चलिए, ये हो गए हमारे 6 सेक्शन। क्या आपको पता लगा, फील हुआ कितने अच्छे से हो गए? 54 पढ़ लिया, 54B पढ़ लिया, 54D पढ़ लिया, 54EC पढ़ लिया, EE पढ़ लिया, F पढ़ लिया। 6 कंप्लीट हो गए, 3 और रह गए। फटाफट से हम इसको करते हैं फिनिश। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं आपको बताऊं, ये 3 सेक्शन, ये जो 3 सेक्शन मैं भी पढ़वाने वाली हूँ, हर
प्रोफेसर नहीं करवा रहे हैं, करवा भी रहे हैं, बट हर कोई नहीं, क्योंकि ये नहीं रिपीट होता है, अगर देखा जाए तो ये रिपीट नहीं होता, तो इम्पोर्टेंट नहीं बनता है। बट मेरा मानना ये है सैलरी एंड कैपिटल गेन, डोंट लीव इट, क्योंकि टैक्स में आपको सैलरी एंड कैपिटल गेन ही डेप्थ में आ सकता है। पीजीबीपी आप खुद देख रहे हैं पिछले 10 to 12 इयर्स में कितना आया, बट सैलरी और कैपिटल गेन में से आई डोंट वांट कि माय स्टूडेंट्स बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करें, ठीक है। तो सैलरी और कैपिटल गेन को आपको अच्छे से करना है, ठीक है, डोंट वरी, कर लेंगे हम। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सेक्शन 54 जी पे, सेक्शन 54 जी पे चलते हैं। सेक्शन 54 जी क्या कह रहा है? सेक्शन 54 जी किसकी बात कर रहा है? सेक्शन 54 जी कह रहा है अगर कोई भी पर्सन लैंड या बिल्डिंग, प्लांट या मशीनरी ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ अर्बन एरिया, अगर किसी पर्सन के पास इंडस्ट्रियल यूनिट, अर्बन एरिया में कोई इंडस्ट्रियल यूनिट थी, अगर किसी भी पर्सन के पास अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया की बात हो रही है, और क्या थी अर्बन एरिया में? इंडस्ट्रियल यूनिट थी, उसका लैंड एंड बिल्डिंग या फिर प्लांट एंड मशीनरी बेच देता है इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्रियल यूनिट में, कौन से एरिया में इंडस्ट्रियल यूनिट थी? अर्बन एरिया में, उसका लैंड या बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी बेच देता है, ठीक है। लेकिन उसपे क्या होता है? एलटीसीजी और लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। आपने इन्वेस्ट क्या करना है? वो कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, इंडस्ट्रियल एरिया, सिर्फ इसका पर्पस क्या है? अर्बन से रूरल में आ जाओ। हमने क्या बेचा? अर्बन एरिया की इंडस्ट्रियल यूनिट का दो चीजें, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? जाओ कहां? रूरल एरिया के इंडस्ट्रियल यूनिट की लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी बेच दो, ठीक है। इसका मतलब वो क्या कह रहा है? अर्बन टू रूरल हो जाओ, अर्बन टू रूरल हो जाओ। अब मैं ये सेक्शंस आपको सेम चलवाने वाली हूँ, पैरेलली करवाने वाली हूँ, ठीक है। सेक्शन नंबर 54 जी ये कहता था, 54 जी ये क्या कहता है? कोई भी पर्सन लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ अर्बन एरिया, सेम हो गया, तो ये भी सेम बोल रहा है, तो दिक्कत कहाँ आई? उसका पर्पस क्या था? आप अर्बन से रूरल में जाओ, इसका पर्पस क्या है? आप अर्बन से SEZ में जाओ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जाओ। 54 जी पैरेलल में इसलिए पढ़ा रही हूँ, सेम है बिल्कुल, 54 और जी ये सेम है, इसलिए मैं दोनों को पैरेलली पढ़ा रही हूँ। एनी पर्सन, कोई भी पर्सन लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, कहां पड़ा है वो लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी? अर्बन एरिया के इंडस्ट्रियल यूनिट में पड़ा है, तो क्या करें उसका? जी तो कहता है रूरल में भाग जाओ, रूरल में ट्रांसफर कर दो, शिफ्ट कर दो, वहां ले लो, वहां इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन जीए क्या कहता है? जीए बोलता है SEZ में जाओ। एक सेक्शन प्रमोट कर रहा है रूरल एरिया को, अदर सेक्शन प्रमोट कर रहा है SEZ को, ठीक है। तो आपको मिलेगा कितना? देखिए कितना मिलेगा? सेम जितना आपने इन्वेस्ट किया, और अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। ये ध्यान रखिए, फॉर्मूला सिर्फ दो सेक्शन में लगना है, फॉर्मूला सिर्फ दो सेक्शन में लगना है। एक तो 54F, वो आपको याद ही रह जाएगा, F से फॉर्मूला। एक आएगा 54 GB, घर बार बेच के कुछ भी खरीद लो, वहां फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद लर्न करने के तरीके हैं, देखो ये मेरा मेथड है लर्न करने का, आपका अपना भी हो सकता है। इफ यू हैव एनी अनदर मेथड, एनी अनदर इजी मेथड टू लर्न इट आउट, तो यू हैव योर ओन चॉइस, ठीक है। मैं आपको जस्ट हेल्प आउट कर रही हूँ, आपको इजी हो जाए, चलो ठीक है। 54 जी क्या कह रहा था? जी बोल रहा था अर्बन एरिया के इंडस्ट्रियल यूनिट में लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी बेच दो। 54 जी ये भी सही बोल रहा था, बट जी बोल रहा है आपको इन्वेस्टमेंट क्या करना है? रूरल एरिया के इंडस्ट्रियल यूनिट के लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी में। लेकिन दूसरा क्या बोल रहा है? आपको SEZ में इन्वेस्ट करना है, SEZ में इन्वेस्ट करना है। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एग्जम्पशन कितनी है? कैपिटल गेन और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लोअर, ये आपको मिल जाएगा। आपको कब करना है? विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, विद इन 3 years। लेकिन अगर आपने गड़बड़ कर दी, अगर आपने फिर से गड़बड़ कर दी एग्जम्पशन में, कंडीशन वायलेट कर दी, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से डिडक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिए। पहले तीनों में कॉस्ट से डिडक्ट, दूसरे 3 पार्ट्स में ऑलवेज टैक्सेबल हो जाएगा, दोबारा से डिडक्ट नहीं होगा, दोबारा से टैक्स हो जाएगा।
देखो पहले में हमने पढ़ा कोस्ट कोस्ट के पॉइंट, दूसरा पढ़ा अगर वॉयलेट हुआ तो दोबारा से टैक्सेबल, तीसरा मिक्स चल रहा है, पहला कोस्ट दूसरा टैक्सेबल, थर्ड पॉइंट मिक्स चल रहा है। यहाँ क्या कह रहा है, आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस हो जाएगा पहले दो पॉइंट्स में, ठीक है। आपको लर्न करने के मेथड ढूंढने होंगे, तो ये चार्ट आप कर लीजिएगा, आपको इजिली हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया जी और जी हो गया। अब चलते हैं जीबी पे। जीबी क्या कहता है, इंडिविजुअल एचयूएफ। इंडिविजुअल एचयूएफ ने क्या किया, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच दी, अपना घर बार बेच दिया। याद करने का तरीका, घर बार, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच दी। अब घर बार बेच के बिजनेस खड़ा करना चाह रहा है वो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच दी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मतलब हाउस प्रॉपर्टी, लैंड भी हो सकती है, बिल्डिंग भी खड़ी हुई हो सकती है, जो भी हो सकता है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच के क्या करा, बिजनेस खड़ा करना चाह रहा है वो। बिजनेस खड़ा करने के लिए उसने क्या किया, 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स खरीद लिए, घर बार बेच के लॉन्ग टर्म कमाया। ध्यान रखिए पहले यहाँ पे क्या है, दोनों, पहले दो में हमने क्या पढ़ा, शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म भी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओनली लॉन्ग टर्म। घर बार बेच के 25% इन्वेस्ट किया, इक्विटी शेयर ऑफ इलिजिबल स्टार्टअप में किया। इक्विटी शेयर ऑफ इलिजिबल स्टार्टअप में कब तक किया, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक किया, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। लेकिन अब वो स्टार्टअप क्या करे, वो स्टार्टअप प्लांट एंड मशीनरी खरीदे। वो स्टार्टअप क्या करे, प्लांट एंड मशीनरी। घर बार बेच के 25% से ज्यादा, 25% से ज्यादा खरीदो इक्विटी शेयर ऑफ स्टार्टअप के, और वो स्टार्टअप प्लांट एंड मशीनरी खरीदे, तब आपको मिलेगा। बहुत लंबा सेक्शन है ये, है ना। घर बार बेचो, बिजनेस खड़ा करने के लिए पहले इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट वाले प्लांट एंड मशीनरी खरीदे जाके, ठीक है। तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन कितना मिलेगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है। दो जगह फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, 54F में भी फॉर्मूला, घर बार बेच के भी फॉर्मूला। फॉर्मूला वही बात है, आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर पूरा का पूरा बचाना है तो आपको नेट सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना होगा। अगर आपने जितना इन्वेस्ट किया आपको प्रोपोर्शनेट मिल जाएगा, लेकिन वो प्लांट एंड मशीनरी जो खरीदेगा स्टार्टअप, या फिर आपने जो 25% का इन्वेस्टमेंट किया है वो 5 सालों तक बदलना नहीं चाहिए, 5 सालों तक बेचना नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ये 3 इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आई वांट कि आप कीजिए, कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि आपको ये तो नहीं बोला है कि आपको इतने ही सेक्शन आएंगे, तो करिए, अच्छे से आ सकता है, ठीक है। उसके बाद कुछ कंडीशन है, कौन सी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करे स्टार्टअप। स्टार्टअप को नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, पुरानी नहीं चलेगी, ऑफिस में इंस्टॉल की हुई नहीं चलेगी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं चलेंगे, ऐसी एसेट नहीं चलेगी जिसपे 100% डिडक्शन मिल जाएगी, जो हमने देखा था पीजीपीपी में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ कैपिटल गेन का चैप्टर, यहाँ तक कंप्लीट हुआ कैपिटल गेन का चैप्टर। चलिए 2 मिनट्स का ब्रेक, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, फुल रिवीजन। 2 मिनट्स का ब्रेक, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, फुल रिवीजन। फुल रिवीजन किसका, कंप्लीट कैपिटल गेन का। चलिए एग्जाम्पशन तो हमने साथ साथ कर लिए हैं, पर मैं पिछले 2 पार्ट आपको भी रिवाइज करवा देती हूँ, क्योंकि कल फिर से मुझे क्विक रिवीजन फिर लेना है, कल से क्विक रिवीजन में फिर करवाऊंगी, है ना। तो मेरे को लग रहा है कि बहुत बार रिवाइज करवा रहे हैं, मुझे ये बताओ क्विक रिवीजन का बेनिफिट हो रहा है आपको, ठीक है। क्विक रिवीजन का बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है बार बार रिवाइज करने से, ये मुझे जरूर बताना, क्योंकि जनरली होता है, नहीं तो एक बार पढ़ा चलो जी छुट्टी, कोई नहीं देखता। अभी हम देखते हैं आगे, रिवाइज करते हैं। लेट मी टेक वाटर ब्रेक फॉर 1 मिनट, ओके। चलिए करते हैं हम स्टार्ट, फटाफट से मैं एक बार फटाफट फास्ट रिवाइज करवाने वाली हूँ। कैपिटल गेन्स का सेक्शन कौन सा, सेक्शन 45 क्या कहता है, देयर मस्ट बी कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करना जरूरी है। कैपिटल एसेट का मतलब क्या, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो बिजनेस की हो चाहे वो पर्सनल हो। लेकिन कुछ ऐसी एसेट है जिसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानते। नंबर 1 स्टॉक इन ट्रेड, नंबर 1 स्टॉक इन ट्रेड। नंबर 2 पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी। पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी में कौन सी चीजें नहीं आती, जो
नहीं मानेंगे। मतलब कुछ पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी होने के बाद भी कैपिटल एसेट है, जड़ पास, ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड स्कल्पचर्स, ये चीजें क्या है, कैपिटल एसेट मानेंगे। रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए, गोल्ड बॉन्ड। दूसरा, अगर कोई भी एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने क्या किया, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने सिक्योरिटी खरीदी, कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में कोई भी सिक्योरिटी खरीदी, चाहे वो पर्सनल पर्पस के, चाहे वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए, वो कैपिटल एसेट मानी जाएंगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने देखा था कैपिटल एसेट को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिफाइन करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि टैक्सेस के रेट अलग अलग होते हैं। डिफाइन करने के पैटर्न 3, कुछ 12 महीने के बेसिस पे, कुछ 24 महीने के बेसिस पे, कुछ 36 महीने के बेसिस पे। 12 महीने के बेसिस पे क्या, लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी, लिस्टेड का मतलब इंपॉर्टेंट था, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इंपॉर्टेंट थी। जीरो कूपन बोर्ड, उसके बाद यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या फिर यूनिट ऑफ यूटीआई। उसके बाद 24 महीने में कौन कौन सा आता था, अनलिस्टेड शेयर सिक्योरिटी आता है अदर कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग भी 24 महीने के बेस पर डिसाइड होती है, अप टू 24 मंथ्स, शॉर्ट टर्म, मोर देन दैट लॉन्ग टर्म। अदर एसेट बच गई वो 36 मंथ्स के बेस पे। ट्रांसफर को क्या क्या बोलेंगे, आपने नॉर्मल सेल किया वो भी ट्रांसफर है, जबरदस्ती ट्रांसफर हो गया वो भी ट्रांसफर है, कन्वर्ट हो गया कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में वो भी ट्रांसफर है, फर्म ने पार्टनर को दिया, पार्टनर ने फर्म को दिया, उनके हैंड से चला गया तो उनके हैंड में ट्रांसफर है। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था सेक्शन 47, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि ट्रांसफर रिगार्ड नहीं होते। जनरली कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, गिफ्ट हो गया, एज अ गिफ्ट ट्रांसफर कर दिया, इनहेरिटेंस में आपको कोई एसेट मिल गई, ठीक है, वो ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी। नॉर्मल केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम देखेंगे कितने पीरियड के लिए होल्ड किया तो हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बता पाए। पीरियड ऑफ होल्डिंग में डेट ऑफ परचेज भी ऐड करनी है, डेट ऑफ सेल भी ऐड करनी है। कुछ स्पेशल केसेस है उसमें क्या करना है, अगर जो 47 के अकॉर्डिंग ट्रांसफर नहीं माना जाता उस केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग पिछले से लेना है, क्योंकि जब वो ट्रांसफर माना ही नहीं गया, आप सेल करोगे तो आप में तो इंक्लूड करेगी ना गवर्नमेंट फायदा क्यों देगी आपको फालतू का। गवर्नमेंट कह रही है जब पिछले बंदे ने खरीदा था तब से, क्योंकि जब उसने ट्रांसफर किया था तो सेल मानी नहीं गई थी। अगर एसेट डिस्ट्रॉय होगी तो जब आपने खरीदी और जब तक डिस्ट्रक्शन हुआ पीरियड ऑफ होल्डिंग तब तक पीरियड ऑफ होल्डिंग, इंडेक्स भी तब तक जो हमने देखा था। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड कब तक, जब जिस डेट पे कन्वर्जन हुआ उस डेट तक हम ट्रांसफर मान लेंगे। लेकिन टैक्स कब लगेगा, जब आपको स्टॉक बिकेगा। उसके बाद कंपल्सरी एक्विजिशन, जब खरीदा जब तक गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया तब तक ट्रांसफर, तभी इंडेक्स, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी तब तक, इंडेक्स भी तब तक। लेकिन कब लगेगा टैक्स, जब आपको गवर्नमेंट पैसा देगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद लिक्विडेशन में कुछ ट्रांसफर करो तो डेट ऑफ लिक्विडेशन तक। उसके बाद हमने पढ़ा था स्टेटमेंट, नेट सेल कंसिडरेशन, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, लेस क्या करो, ट्रांसफर एक्सपेंसेस। उसके बाद लेस करो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अगर यही लॉन्ग टर्म एसेट है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये लेस कर दोगे तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। कुछ चीजों को इंडेक्स करना नहीं है, चाहे वो लॉन्ग टर्म भी हो, बॉन्ड्स, डिबेंचर, क्यों, क्योंकि वो फेयर वैल्यू पे दिखते हैं। लेकिन 2 बॉन्ड एंड डिबेंचर ऐसे थे जो आपको इंडेक्स करने जरूरी है। क्या था, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, जिसके नाम में इंडेक्सेशन है तो उसको इंडेक्स करेंगे। सोवरन गोल्ड बॉन्ड करेंगे। डेप्रिशिएबल एसेट हमेशा शॉर्ट टर्म होती है इसलिए उसको इंडेक्स नहीं करते, जो कि हमने पीजीबी में पढ़ा था, जिसने नहीं देखा पीजीबी पे रेफर कर लो, ठीक है। उसके बाद फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकलेगी, एक हमने पढ़ा था स्लम सेल के केस में भी क्या करेंगे, इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लैंड एंड बिल्डिंग में क्या मिलेगी, स्टैम्प ड्यूटी, वैल्यू ऑफ सेल प्राइस व्हिचएवर इज हायर, लेकिन 10% का मार्जिन अलाउड था, 10% तक है तो आप एक्चुअल वाला ले सकते हो, अदरवाइज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। उसके बाद चलिए उसके बाद हमने क्या देखा था, ओके ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हमने कहा था सेकंड पार्ट, चलो सेकंड पार्ट देखते हैं फटाफट से। सेकंड पार्ट हमने देखा था अनलिस्टेड शेयर्स के केस में क्या बनेगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज हायर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नॉर्मल केस में जितने में आपने खरीदा वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन अगर ट्रांसफर 47 वाले केसेस है जो ट्रांसफर नहीं माने जाते तो क्या होगा, 47 वाले केसेस में ट्रांसफर नहीं माने जाते तो क्या होगा, मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही मानी जाएगी प्रीवियस वाले की होगी। क्यों, क्योंकि मैंने उसको पैसे देके खरीदा ही नहीं, ट्रांसफर चाहे पैसे देके खरीदा फिर भी वो ट्रांसफर नहीं माने गए तो, लेकिन माना क्या जाएगा, जो पिछले वाले ने खरीदा था वही माना जाएगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग भी पिछले वाले से लेके मानी जाएगी। उसके बाद हमने पढ़ा था गुडविल, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, लूमार्स, ठीक है, आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल, ऐसी चीजें सेल्फ जनरेटेड है उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील, क्योंकि खुद से जनरेट करने में ब्रांड नेम वगैरह कोई भी पैसा लगता नहीं है। अगर खरीदा है तो परचेज प्राइस, लेकिन अगर प्रोफेशन की गुडविल है, प्रोफेशन की गुडविल
प्रोफेशन की गुडविल है उस पर कभी भी कैपिटल गेन नहीं आता। सेल्फ जनरेटेड, कौन सी गुडविल? सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ प्रोफेशन, उसमें कभी भी कैपिटल गेन नहीं आता। लेकिन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी गुडविल वगैरह में नहीं हो जाएगा, लेकिन टेनेंसी राइट वगैरह इसमें तो आप इंप्रूवमेंट करवाते हो ना, तो इंप्रूवमेंट क्या हो जाएगा? जो आपने एक्चुअल में इंप्रूवमेंट किया है वो हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था बोनस शेयर। बोनस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? अगर 1/4/2001 से पहले या 1 अप्रैल 2001 से पहले है तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 हम ले लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर 1/4/2001 के बाद इशू हुए हैं बोनस शेयर, ऑब्वियसली बात है बोनस शेयर को खरीदने के लिए हम पैसा भरते नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील आ जाएगी। राइट शेयर के केस में अगर राइट आपने खुद खरीदा है तो जितने पैसे दिए हैं उतना का ले लो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेकिन अगर राइट नहीं खरीदा है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील, क्योंकि आपने खरीदा ही नहीं तो कैपिटल गेन कैसे आएगा? डेप्रिशिएबल एसेट, डेप्रिशिएबल एसेट के केस में WDV इज ऑलवेज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हम करते थे ना WDV सेल प्राइस से ज्यादा है या कम है, वही चीज बता रहा है यहाँ पे। लेकिन हमने कहा अगर 1/4/2001 से पहले की एसेट एक्वायर की हुई है तो फेयर मार्केट वैल्यू या फिर ऑन द डेट ऑफ 1/4/2001, और जो आपने खरीदी विच एवर इज हायर हम वो ले लेंगे। क्यों? क्योंकि बेस हमारा इंडेक्स का 2001 और 2 से स्टार्ट है। उसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगा? इंडेक्स कॉस्ट कैसे होती है? जितना कॉस्ट आपने खरीदा मल्टीप्लाई इंडेक्स कौन से साल का? जिस साल में आपने ट्रांसफर किया। ट्रांसफर करने का मतलब नॉर्मल केस में तो जिस साल सेल किया, लेकिन स्पेशल केसेस में ट्रांसफर वाले केसेस, स्पेशल केसेस में ट्रांसफर वाले केसेस में। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी सिंपल, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, कॉस्ट को इंडेक्स किया है तो इंप्रूवमेंट को भी इंडेक्स करेंगे। इंडेक्स को स्पेशली चेक नहीं करेंगे कि इंडेक्स कितने सालों के लिए लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा स्पेशल केस, अगर डिस्ट्रॉय होगी, एसेट डिस्ट्रॉय होगी और इंश्योरेंस वाले पैसा दे रहे हैं तभी वो ट्रांसफर माननी है। अगर इंश्योरेंस वाले पैसा नहीं दे रहे हैं तो वो ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी, ठीक है। सेल कंसिडरेशन क्या होगा? अमाउंट रिसीव्ड, या फिर अगर उन्होंने कोई एसेट दी तो एसेट का फेयर मार्केट वैल्यू। टैक्सेबल किस साल में होगा? जिस साल में क्लेम मिला, क्योंकि मुझे क्लेम ही नहीं मिला उससे पहले मैं टैक्स कैसे भर दूंगी। लेकिन इंडेक्स कब तक करना है? जिस साल में ट्रांसफर मानेगी। ट्रांसफर कब मानेगी? जब आपसे एसेट डिस्ट्रॉय होगी, वो चली गई आपके हाथ से। सेम एज कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू। लेकिन कैपिटल गेन कब लगेगा? कैपिटल गेन लगेगा जिस साल में स्टॉक बिका। लेकिन कब तक का इंडेक्स करेंगे? जब एसेट ट्रांसफर मानी तभी तो इंडेक्स करते हैं ना। इंडेक्स में हमने क्या पढ़ा? इन द इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर, तो ट्रांसफर का ईयर कौन सा था? जब कैपिटल एसेट कन्वर्ट हो गया स्टॉक में। बिकना ना बिकना वो बात की बात है। अगर कैपिटल एसेट इंट्रोड्यूस किए फर्म में, हमने दो चीजें पढ़ी थी, पार्टनर ने फर्म को दिया है तो पार्टनर ने ट्रांसफर किया है। पार्टनर ने ट्रांसफर किया तो सेल कंसिडरेशन क्या था? जितना उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। लेकिन अगर पार्टनर फर्म ने ट्रांसफर किया पार्टनर को तो फेयर मार्केट वैल्यू सेल कंसिडरेशन थी। ये दोनों पॉइंट डिफरेंट थे और इंपॉर्टेंट भी थे, जनरली बच्चे गलती करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था उसके बाद हमने पढ़ा कंपल्सरी एक्विजिशन, जिस साल गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया लेकिन जब पैसा मिलेगा तभी टैक्स लगेगा। लेकिन इंडेक्स कब तक होगा? कंपल्सरी डेट ऑफ एक्विजिशन। क्यों? क्योंकि उस साल हम ये मान लेते हैं कि ट्रांसफर हो गया है। कभी होता है जब मान लो एक बार आपको पार्ट पेमेंट मिली तो भी आपने फुल टैक्स भरना है। लेकिन कई बार आपको मिलता है एनहांस कंपनसेशन, बाद में जाके मिलता है केसेस वगैरह चलने के बाद। एनहांस कंपनसेशन के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होती है। क्यों होती है नील कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? क्यों नील होती है? क्योंकि जिसके रिगार्डिंग आपको मिला है वो कॉस्ट आप ऑलरेडी ओरिजिनल में डिडक्ट कर चुके होगे। उसके बाद आता है एनहांस कंपनसेशन पे गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट भी देती है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? कोर्ट क्या कहता है? आपको पहले ही दे देना चाहिए था, बाद में दे रहे हो, इंटरेस्ट दो। लेकिन इंटरेस्ट की अमाउंट 50% एग्जम्प्ट हो जाती है। वो हम कहाँ देखेंगे? अदर सोर्सेज में देखेंगे वो पॉइंट हम। उसके बाद फिनिश। उसके बाद हमने एक पॉइंट पढ़ा था एडवांस मनी फॉरफिट। अगर 1/4/2014 के पहले की एडवांस मनी फॉरफिट है तो उसको क्या करो? कॉस्ट ऑफ एसेट में से लेस कर दो। लेकिन अगर उसके बाद की है तो उसका ट्रीटमेंट कहाँ होने लग गया है? अदर सोर्सेज में। लेकिन मैंने आपको बताया था ये ओरिजिनल ओनर कर रहा है तभी, अगर प्रीवियस ओनर ने करी थी तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ओनर ने करी, पैसा उससे लेके खा लिया, मेरा क्या काम है उसमें? तो प्रीवियस ओनर ने जो भी किया उसको हम इग्नोर कर देंगे। एग्जाम्पशंस हमने डिटेल में पढ़ ही ली हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। कल कनेक्ट रहिएगा, कल हम करने वाले हैं क्वेश्चंस करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, बच्चे देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। फैमिली को ग्रो कीजिए, क्योंकि जितनी फैमिली ग्रो होगी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाएगी, so that everyone can take the benefit of these free lectures। फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगी, डोंट वरी, फुल लेक्चर्स में करवाने वाली हूँ आपको। अच्छे से पढ़ाई करिए आप। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।